हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मशहूर एडम फैमिली की बेटी और एकदम सीरियल किलर स्टाइल वाली वेडनेसडे की स्टोरी को, जिसकी वजह से कोई भी उसे स्कूल में पसंद नहीं करता था और सब उसे और उसके भाई को बुली करने की कोशिश करते रहते थे। जैसे ही वेडनेसडे अपना लॉकर खोलती है तो वो अपने भाई को उसमें बंधा पाती है। अपने भाई के हाथों को खोलती है तो उसे कुछ साइकिक विजन आते हैं और उसे पता चल जाता है कि उसके भाई को कौन परेशान कर रहा है। तो इसलिए उन लड़कों से बदला लेने के लिए वो उनके स्विमिंग पूल में जाकर पिराना छोड़ देती है, जिससे कि उन्हें काफी अच्छा सबक मिल जाता है। और वेडनेसडे की इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। रोज वेडनेसडे को स्कूल से सस्पेंड किए जाने की वजह से उसके पेरेंट्स फिर उसे नेवरमोर एकेडमी लेकर जाने का फैसला करते हैं, जो कि आउटकास्ट बच्चों का स्कूल है जिन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है और उनमें कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। वो पूरी तरह से इंसान नहीं होते हैं, जैसे कि मरमेड, वेयरवुल्फ, वैम्पायर एंड विचेस। वेडनेसडे की मॉम डैड भी नेवरमोर एकेडमी में ही मिले थे। वेडनेसडे वहाँ पर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए उसे मजबूरन जाना पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेवरमोर एकेडमी के पास एक कैंपिंग करते हुए बंदे को एक बड़ा सा क्रीचर आकर मार डालता है। नेवरमोर एकेडमी पहुंचने के बाद वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स जाकर सीधा प्रिंसिपल से मिलते हैं, जो कि वेडनेसडे के पेरेंट्स के साथ ही नेवरमोर एकेडमी में पढ़ा करती थी, यानी कि वो भी एक आउटकास्ट ही है। जिसके बाद वेडनेसडे अपनी रूममेट निट से मिलती है और उसने अपने रूम को पूरी तरह से रंग के रखा हुआ था, क्योंकि उसे कलर्स बहुत ज्यादा पसंद थे, जो कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ वुल्फ है, लेकिन वो पूरी तरह से वुल्फ में कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई है। लेकिन वेडनेसडे तो उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट थी और उसे तो कलर बिल्कुल पसंद नहीं थे। शी इज अ कलरलेस गर्ल। ये सब कुछ देखकर वेडनेसडे के फादर उस पे हंसते हुए कहते हैं कि ये तो मेरी बेटी के साथ में रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि मेरी बेटी तो एक जिंदा लाश है। निट वेडनेसडे को पूरा स्कूल टूर करवा रही होती है, जहाँ पे उसकी मॉम, डैड और उसका भाई उसे छोड़कर वहाँ से जा रहे होते हैं और उसकी मॉम उसे एक लॉकेट भी देती है। ये लॉकेट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप इसे याद जरूर रखिएगा। वेडनेसडे की मॉम उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी, लेकिन वेडनेसडे उससे कहती है कि आप देखिएगा, मैं बहुत ही जल्द यहाँ से भाग जाऊंगी। जाते हुए वेडनेसडे के डैड वेडनेसडे पे नजर रखने के लिए एक बहुत ही अजीब और डरावना सा हाथ, जिसका नाम थिंग्स है, वो उसके लिए छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में शेरिफ को उस टूरिस्ट के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिन्हें कि उस मॉन्स्टर ने खाया हुआ था, लेकिन वो उसे बियर अटैक बताकर इस केस को बंद कर देते हैं। शेरिफ बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि इसका कुछ न कुछ कनेक्शन तो नेवरमोर एकेडमी से है ही, क्योंकि वहाँ पर ऐसा अक्सर होता रहता था, लेकिन स्टिल वो उसे क्यों छुपा रहे थे ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे और निट के बीच में झगड़ा चल रहा होता है, क्योंकि निट वेडनेसडे के साथ में मस्ती करने के लिए कहती है, लेकिन वेडनेसडे तो एक इमोशनलेस लड़की है और उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जहाँ पर तभी उनकी डोर टीचर थॉरल पहुंच जाती है और वो वेडनेसडे को एक ब्लैक रोज देकर उसका वेलकम करती है। जिसके बाद जब वेडनेसडे जा रही होती है और थिंग उसे छुप छुप कर देख रहा था, तो उसके ऊपर एक अचानक से एक स्टैचू गिरने वाला होता है, लेकिन ज़ेवियर नाम का एक आउटकास्ट उसे बचा लेता है। जैसे ही वेडनेसडे को होश आता है, वो उसे थैंक्स बोलने की बजाय उसी पर अपना एटीट्यूड झाड़ते हुए कहती है कि तुमने मेरी एक अच्छी मौत को टाल दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पर ज़ेवियर भी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने सिर्फ अपना कर्ज उतारा है, क्योंकि एक बार बचपन में तुमने भी मेरी जान बचाई थी। हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, जब मेरी ग्रैंड मॉम के फ्यूनरल पे तुम अपनी ग्रैंड मॉम के साथ में आई थी, यानी कि इन दोनों के ही आपस में फैमिली टर्म्स थे। जिसके बाद वेडनेसडे को अपने बेड पर थिंग मिलता है और वो उसे पकड़ लेती है, उसे काफी ज्यादा धमकाने लग जाती है, कहती है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूंगी। बेचारे थिंग्स के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए वो नेवरमोर एकेडमी से वेडनेसडे के भागने में हेल्प करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे जब प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक साइकियाट्रिस्ट के पास थेरेपी के लिए लेकर जाती है, तो वो वहाँ से रेस्ट रूम का बहाना करके थिंग की हेल्प से भाग जाती है। भागते हुए वहाँ पर वो एक आदमी से टकरा जाती है, जिसके मौत के विजन्स भी उसे आते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उसे ना देख ले और इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ कहे भागकर एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है, जहाँ वो टायलर नाम के लड़के से मिलती है और उसकी कॉफी मशीन ठीक करने के बदले वो उसे बर्लिंगटन स्टेशन छोड़ने के लिए कहती है। जैसे ही वो वहाँ पर बैठकर टायलर की शिफ्ट खत्म होने का वेट कर रही होती है, तो वहाँ पर कुछ टाउन के बच्चे आते हैं, जो कि उसके नेवरमोर एकेडमी का बैच देकर उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन वेडनेसडे सबको बहुत ही अच्छी तरह से सबक सिखाने लग जाती है। जिसके बाद शेरिफ वहाँ पर आते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि टायलर के फादर ही हैं। वो सबको रोकते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल पहुँच जाती है और ये जानने के बाद कि वेडनेसडे गॉम्स की बेटी है, तो शेरिफ उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर के ऊपर मर्डर के चार्जेस है और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर भी नजर रखूंगा। वापस से अपने रूम में आने के बाद वेडनेसडे बहुत ही गुस्से में वायलिन बजा रही होती है, लेकिन उसकी ये धुन प्रिंसिपल के साथ साथ बाकी बच्चों को भी बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। जहाँ पर निड आके उससे थिंग्स के बारे में पूछती है और वो उसे थिंग्स के बारे में सब कुछ बता देती है।
साथ ही वो उसे अपने स्पेशल पेट स्कॉर्पियो के बारे में भी बताती है, जिसे कि कुछ बच्चों ने बुली करके उसके सामने ही मार दिया था, जिसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा इमोशनलेस हो गई और अब कोई भी उसकी वीकनेस का कभी फायदा नहीं उठा सकता। वहीं दूसरी तरफ थिंग्स टायलर के घर पहुंच जाता है और उसे देखकर टायलर बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन फिर थिंग उसे समझाता है कि उसे वेडनेसडे ने भेजा है। साथ ही उसके ऊपर उसका फोन नंबर भी लिखा होता है, जिस पर कॉल करने के बाद वेडनेसडे उसे बताती है कि आज रात में होने वाले हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद वेडनेसडे को नेवरमोर एकेडमी से भागना है, जिसमें टायलर को उसकी हेल्प करनी है और इसके लिए टायलर भी मान जाता है। जिसके बाद टायलर फंक्शन में वेडनेसडे को उसके फादर का मर्डर केस फाइल देता है, जो कि उसने अपने फादर के ऑफिस से चुरा लिया था। वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वेडनेसडे की टक्कर रेवन नाम के एक बंदे से हो जाती है और वेडनेसडे को पता चल जाता है कि वो मरने ही वाला है, तो इसलिए वो वॉर्न करने के लिए उसके पीछे भागने लग जाती है। रेवन जंगल जा रहा होता है तो वेडनेसडे भी वहाँ पर पहुँच जाती है। रेवन उसे अपनी सुपरनेचुरल पावर से पेड़ पर टांगते हुए कहता है कि नेवरमोर एकेडमी की तबाही की वजह कोई और नहीं बल्कि तुम ही बनने वाली हो। ये सुनने के बाद तो वेडनेसडे काफी ज्यादा शॉक होती है, जहाँ पर वो उसे एक जर्नल की पिक्चर दिखाता है जो कि उसकी मॉम ने ही लिखी थी और उसे बताया था कि इस लड़की को तुम्हें हर हाल में रोकना होगा, और फिर वो मर गई थी। यानी कि जो स्टैचू वेडनेसडे के ऊपर गिरा था वो भी रेवन ने ही गिराया था। और उसके बाद तो वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तब एक मॉन्स्टर आकर उसे खा लेता है और वेडनेसडे की जान बचा लेता है। जिसके बाद वेडनेसडे उस पिक्चर को उठाकर अपने रूम में आ जाती है और वहाँ से भागने का प्लान वो कर देती है कैंसिल, क्योंकि इसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि आखिर वो नेवरमोर एकेडमी की बर्बादी का कारण कैसे बन सकती है। और ये बात रेवन की मॉम को 25 साल पहले ही कैसे पता चल गई, जो कि उन्होंने ये पिक्चर बनाई है और इस पिक्चर में वेडनेसडे ही खड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ को वेडनेसडे की बताई हुई जगह पर ना तो कोई मॉन्स्टर मिलता है और ना ही रेवन की डेड बॉडी मिलती है। वेडनेसडे शेरिफ को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जंगल में कोई मॉन्स्टर है जो कि सबको मार रहा है, लेकिन उसकी बातों पर तो कोई यकीन ही नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। जहाँ पर तभी रेवन, जिसे वेडनेसडे के सामने उस मॉन्स्टर ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था, वो जिंदा सबके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ये केस भी क्लोज हो जाता है। रेवन को बिना किसी वजह के स्कूल से निकाला जा रहा था, तो इसलिए वेडनेसडे थिंग्स को उसके पीछे उसका पीछा करने के लिए भेज देती है। जिसके बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे को अपने रूम में बुलाकर कहती है कि वेडनेसडे के पास सेम वैसे ही फ्यूचर विजन देखने की पावर है जैसे कि उसकी मॉम के पास है, लेकिन इस पावर को कंट्रोल करने का तरीका उसे अपनी मॉम से सीखना होगा, क्योंकि ये हमेशा सही नहीं हो सकते हैं। वेडनेसडे का माइंड डाइवर्ट करने के लिए प्रिंसिपल फिर उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भेज देती है, जहाँ पर उसे बी कीपिंग क्लब में यॉकेट नाम का सिर्फ एक ही स्टूडेंट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ थिंग जब रेवन का पीछा कर रहा होता है तब वो देखता है कि अचानक से रेवन ओल्ड मैन में और उसके बाद वो सीधा प्रिंसिपल में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो जेवियर वेडनेसडे को अपने साइड वाले बेंच पे बैठने के लिए बोलता है, जिससे कि वियांका बहुत ज्यादा जेलस होने लग जाती है, क्योंकि वो पहले जेवियर की एक्स गर्लफ्रेंड जो रह चुकी है। जेवियर के पास ये सुपर पावर थी कि वो ड्राइंग के जरिए किसी भी चीज को बनाकर उसमें जान डाल सकता था, और इसलिए वो स्पाइडर के साथ भी ऐसा करता है, लेकिन वेडनेसडे उसे मार देती है। वेडनेसडे और वियांका के बीच में बहस होने लग जाती है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे सकते थे। जिसके बाद वेडनेसडे क्राइम सीन पर जाती है, जहाँ पर उसे रेवन का चश्मा मिलता है और जिसे टच करते ही उसे कुछ विजन्स आते हैं, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि रेवन की लड़ाई जेवियर के साथ में होती रहती थी, क्योंकि वो उसका रूममेट जो था। और साथ ही उसे उस बुक के बारे में भी पता चल जाता है जिसमें से रेवन ने वो पेपर फाड़ा था, जिसे ढूंढने के लिए वेडनेसडे सीधा लाइब्रेरी पहुंच जाती है, लेकिन वो बुक वहाँ पर उसे मिलती ही नहीं है। जहाँ पर थ्रोहिल भी पहुंच जाती है और फिर वेडनेसडे उसे वहाँ पर बहाना बनाकर भाग जाती है और सीधा पहुंचती है जेवियर के रूम में, और वहाँ पर कुछ सबूत ढूंढने लग जाती है, क्योंकि रेवन जेवियर का रूममेट जो था। जैसे ही जेवियर और वियांका रूम में आते हैं तो वो थिंग्स के साथ में उसके बेड के नीचे छुप जाती है, उसकी सारी बातें सुन लेती है। वियांका जेवियर से पैचअप करना चाहती थी, लेकिन जेवियर को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करके जेवियर को अपनी वश में करके रखा हुआ था। जिसके बाद जेवियर ने वियांका से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन अब वेडनेसडे की तरफ जेवियर का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट देखकर वो काफी ज्यादा जेलस होने लग गई है। साथ ही वो कल होने वाली बोट रेस में वेडनेसडे की रूममेट यानी कि नीट को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करके उसे हराने वाली है। ये बात भी वेडनेसडे सुन लेती है, तो इसलिए वियांका को मजा चखाने के लिए वो भी नीट की टीम को ज्वाइन कर लेती है। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है तो वियांका का एक मरमेड फ्रेंड धीरे धीरे करके रास्ते से सारी टीम को डुबा कर उन्हें हटा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो वेडनेसडे के पास पहुंचता है तो थिंग्स उसे जाल में फंसा लेता है।
जिसके बाद फ्लैग लेने के लिए सिर्फ 3 ही टीम पहुंच पाती हैं। जैसे वेडनेसडे फ्लैग को टच करती है तो उसे कुछ विजन्स आने लग जाते हैं और उसे सेम अपनी ही जैसी एक हमशक्ल दिखाई देती है जिसने हाथ में एक बुक पकड़ रखी होती है और वो उसे कुछ कह रही होती है। लेकिन उस टाइम पे वेडनेसडे को कुछ समझ में नहीं आता। फिर जैसे ही उसे होश आता है वो फ्लैग लेकर फटाक से वहाँ से भागती है। ज़ेवियर की नाव भी डूब जाती है क्योंकि नीट ने अपने वेयरवुल्फ वाले नेल से उसमें छेद जो कर दिया था। प्रियंका का वही मरमेड फ्रेंड फिर से वेडनेसडे की नाव को डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन थिंक आकर उसे बहुत जोर सा मुक्का मारता है जिससे कि वो वहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे भी अपना दिमाग लगाकर प्रियंका की नाव में छेद कर देती है जिससे कि वेडनेसडे और नीट की टीम इस कंपटीशन में जीत जाती है। 4 साल में प्रियंका पहली बार हारी थी और नीट की टीम पहली बार जीती थी, तो इसलिए प्रियंका बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वहीं दूसरी तरफ रात में वेडनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है जहाँ पर उसे वही सिंबल मिलता है जो कि उसे विजन्स में आता है और जैसे वो पहली को सुलझाती है तो वहाँ का गेट खुल जाता है जहाँ पर उसे अपने मॉम डैड के साथ साथ बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी के लोगों की फोटो भी मिलती है और साथ ही वो बुक भी मिल जाता है जिसमें से रेवन ने वो पेज फाड़ा था। उसे लेकर आ रही होती लेकिन तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। जैसे ही फिर उसे होश आता है वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये कोई सीरियल किलर होगा। लेकिन फिर उन सब की आवाज सुनने के बाद तो वेडनेसडे का मूड ही ऑफ हो जाता है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये सब लोग कोई और नहीं बल्कि नाइटशेड सोसाइटी के मेंबर ही हैं। वेडनेसडे को सब कुछ सच पता चल चुका था और इसलिए ज़ेवियर उसे भी अपने क्लब का हिस्सा बनाने के लिए कहता है, लेकिन प्रियंका इस बात से एग्री नहीं करती है और उसी टाइम के बीच में वेडनेसडे ने भी अपनी रस्सियां खोल ली थी और वो कहती है कि तुम सब अभी भी बच्चे हो तो इसलिए अच्छे से किडनैपिंग करना सीख लो और वैसे भी मुझे तुम्हारे क्लब का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वह ये कहकर चली जाती है अपने रूम में और उस पेपर को चेक कर रही होती है। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल नेवरमोर के बच्चे को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें कि उन्हें पिलग्रिम टाउन की कुछ बच्चों के साथ में अच्छे से मेल जोल बनाकर काम करना था। जिसके बाद वेडनेसडे ज़ेवियर को वो बुक दिखाकर इसके बारे में पूछती है और उसे ये पता चलता है कि जो बंदा उस बुक में है वो कोई और नहीं बल्कि क्रैकस्टोन है और वो इस टाउन का फाउंडर है। लोग उसे बहुत ही ज्यादा मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेयर को देखते हैं जो कि शेरिफ का बहुत अच्छा दोस्त है और वो उन्हें अपने बेटे यानी लूकस से मिलवाता है और दोस्तों लूकस वही लड़का है जिसने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर वेडनेसडे को परेशान किया था। जिसके बाद मेयर शेरिफ को मर्डर के एग्जाम नेवरमोर पे डालने की वजह उस जंगली जानवर को ढूंढने के बारे में कहता है क्योंकि नेवरमोर से उनके टाउन को बहुत ही बड़ी मोटी रकम की फंडिंग आती है और इसलिए वो नहीं चाहता था कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे एक शॉप में वेटर बन के लोगों को पेस्ट्री सर्व कर रही थी, लेकिन उसके एटीट्यूड की वजह से कोई भी उसे पेस्ट्री नहीं लेता। लूकस और उसके फ्रेंड्स भी नहीं मानते हैं और वो यूगन को परेशान करने लग जाते हैं जहाँ पे वेडनेसडे आती है जो कि उनको बहुत ही अच्छा सबक सिखाती है। जिसके बाद वो यूगन को भी अपने साथ में क्रैकस्टोन के मीटिंग हाउस में ले जाती क्योंकि वो उनके बारे में और जानना चाहती थी, जहाँ पर उसे क्रैकस्टोन की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। साथ ही वो पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें कि उसे वही लड़की दिखती है जो कि उसके विजन में आई थी। साथ ही उसकी बुक भी वहीं पर रखी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो उसे खोल के देखती है वो बुक तो नकली थी यानी कि पूरी तरह से खाली थी। जहाँ पर तभी मीटिंग हाउस की स्टाफ आकर उसे बताती है कि ये क्रैकस्टोन का असली मीटिंग हाउस नहीं है और जो बुक वो ढूंढ रही है वो भी चोरी हो चुकी है। वेडनेसडे फिर टायलर के रेस्टोरेंट में जाकर रियल क्रैकस्टोन के मीटिंग हॉल के बारे में पता कर लेती है और वहाँ पर वो जैसी जाती है तो वहाँ पर एक होमलेस आदमी उसे मिलता है जिस पर थिंक अटैक कर उसे वहाँ से भगा देता है। वेडनेसडे निराश होकर वहाँ से जाने लग जाती है क्योंकि वो जगह पूरी तरह से जल चुकी थी और वहाँ कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन जैसे ही वो गेट को टच करती है तो उसे कुछ विजन आने लग जाती है और वो पास में चली जाती है। वो देखती है कि गाँव के कुछ लोग वेडनेसडे के विजन में आने वाली उस गुडी एडम को विच कहकर जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर पहले से ही कुछ आउटकास्ट के लोग को उसने पकड़ कर रखा हुआ था क्योंकि क्रैकस्टोन सारे आउटकास्ट को शैतान समझता था, इसलिए वो पिलग्रिम टाउन के लोगों के साथ में सारे आउटकास्ट लोगों को जला रहा था। जहाँ पर गुडी एडम अपनी मॉम को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन सबके हाथ जमीन से बंधे हुए थे और इसलिए वो उन्हें नहीं छुड़ा पाती है। उसकी माँ गुडी एडम को बेसमेंट के जरिए वहाँ से भगा देती है, जो कि जाकर सीधा वेडनेसडे से मिलती है और उसे कहती है कि क्रैकस्टोन तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि वो सारे आउटकास्ट को तबाह करके उन्हें मार नहीं देता। साथ ही वेडनेसडे को ये भी पता चल जाता है कि गुडी एडम को ये और नहीं बल्कि उसकी 400 साल पुरानी पूर्वज है। जिसके बाद वेडनेसडे का विजन फिनिश हो जाता है और उसे होश आता है तो उसे वहाँ पर वही मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसका पीछा करने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर असल में कोई और नहीं बल्कि एक ह्यूमन है क्योंकि उसके पैरों के निशान धीरे धीरे ह्यूमन में कन्वर्ट हो गए थे। जहाँ पर तभी अचानक से ज़ेवियर पहुंच जाता है और जैसे ही वेडनेसडे उसे वो फुटप्रिंट दिखा रही होती है तो बारिश की वजह से वो गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट डे टाउन में क्रैकस्टोन की एक बड़ी सी मूर्ति की स्थापना होने वाली थी क्योंकि वहाँ के लोग उसे एक फ्रीडम फाइटर जो समझते थे।
लेकिन वेंसडे थिंग्स के साथ मिलकर बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके उस मूर्ति को ही ब्लास्ट कर देती है, जिससे कि सब लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। लेकिन वेंसडे वहीं बैठी होकर मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि लोगों को हिस्ट्री याद रहनी चाहिए और वो फिर से आउटकास्ट के लोगों को अपना दुश्मन ना समझे। वहीं दूसरी तरफ हम उस मीटिंग हॉल के होमलेस आदमी को देखते हैं, जहाँ पर मॉन्स्टर पहुंचकर उसे मार डालता है, लेकिन उसकी पिक्चर उसके कैमरे में कैद हो जाती है। वहीं वेंसडे और थिंग्स मॉर हाउस में पहुंच जाते हैं उस होमलेस आदमी के जख्मों को चेक करने के लिए। वो सारी रिकॉर्डिंग कर रही होती है। थिंग्स सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में लगा हुआ होता है, जहाँ पर तभी डॉक्टर और शेरिफ पहुंच जाते हैं। डॉक्टर और शेरिफ की बातों से वेडनेसडे को भी पता चल जाता है कि कोई तो है जो कि मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स को काट काट कर रख रहा है। डॉक्टर जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक बॉक्स खुला हुआ है। जैसे ही उसे बाहर निकालते हैं तो वेडनेसडे उसमें होती है और वो सोचते हैं कि ये तो एक लाश है, इसलिए उसे वापस बंद करके चले जाते हैं। जिसके बाद थिंग आता है और वेडनेसडे को वहाँ से बाहर निकालता है। लेकिन वेडनेसडे को देखकर तो यही लग रहा था कि उसे उस मॉर्ग बॉक्स में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। नेक्स्ट जब वो लोग क्लास में होते हैं तो वेडनेसडे ज़ेवियर की नेक पर मॉन्स्टर के एक पंजों का निशान देखती है, तो इसलिए उसके ऊपर उसे शक होता है। वो उसका पीछा करते हुए एक पुराने से घर में पहुंचती है और वहाँ पे उसे उस मॉन्स्टर के बहुत सारे स्केचेस मिलते हैं, जिनमें से कुछ स्केचेस ले जाके वो शेरिफ को दे देती है, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताते कि ये ज़ेवियर के हैं। शेरिफ को वेडनेसडे की बातें फिर से बचकान लगने लग जाती है और वो उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें पक्के सबूत चाहिए, हम किसी को ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे अपनी सारी रिसर्च का सामान लेकर जाती है और यूगेन के बी हाउस में जाकर सजा देती है, जिनमें से एक स्केच को देखने के बाद यूगेन फिर उसे केव में लेकर जाता है, जहाँ पे उन्हें एक हथकड़ी, बहुत सारे स्कल और एक नाखून भी मिलता है। जिसके बाद वो ज़ेवियर के उसी कैबिन में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसकी पेंटिंग रखी होती है, जहाँ से वो उसका खून लगा हुआ क्लॉथ लेकर जा रही होती। लेकिन तभी ज़ेवियर वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि ये जानने पर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है कि वेडनेसडे उसे ही मॉन्स्टर समझ रही है। जहाँ पर फाइनली वो उसे बताता है कि ये मॉन्स्टर बहुत टाइम से उसके सपने में आ रहा है और इसलिए वो उसकी ये पेंटिंग ड्रॉ करने लग गया। लेकिन एक दिन उसने अपनी सुपर पावर पे कंट्रोल खो दिया, जिससे कि इस पेंटिंग में जान आ गई और उस मॉन्स्टर ने इस पर हमला कर दिया। लेकिन वेडनेसडे को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, तो इसलिए ज़ेवियर फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ से निकलकर वेडनेसडे सीधा पहुंच जाती है शेरिफ के पास और वहाँ पर वो नाखून और ज़ेवियर के उस खून लगे कपड़े को शेरिफ को देकर कहती है कि हमें इसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए ताकि हम मॉन्स्टर तक पहुँच सकें। जिसके बाद वेडनेसडे और यूगेन रात के टाइम उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए उसके केव में जाने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टायलर पहुंच जाता है, जिसे थिंग्स ने आज रात में होने वाली वेलकम पार्टी के लिए वेडनेसडे की डेट के रूप में बुलाया था। वेडनेसडे भी कहीं न कहीं टायलर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, तो इसलिए वो टायलर को पार्टी में चलने के लिए मना नहीं कर पाती है और आज रात में मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जाने वाला प्लान वो कैंसिल कर देती है। साथ ही वो यूगेन को भी जाने के लिए मना करती है। जिसके बाद जैसी पार्टी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे वेडनेसडे टायलर के साथ में आई हुई होती है, जिसे देख के ज़ेवियर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे काफी जेलसी फील हो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ हम यूगेन को देखते हैं, जो कि उस केव में अकेले ही चला जाता है वेडनेसडे के मना करने के बाद भी। लेकिन जैसे ही वो जा रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि कोई आया है और उस केव में ब्लास्ट करके भाग गया है, जिससे कि उन्हें कोई भी सबूत उस मॉन्स्टर के खिलाफ ना मिल सके। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में अपना बदला लेने के लिए लूकास अपनी दोस्तों के साथ में आता है और नकली ब्लड रेन को करके वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि सब लोग उसे रियल ब्लड समझ लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ पर तभी वेडनेसडे को यूगेन का विजन आता है और वो देखती है कि मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया है। वो फटाक से जंगल की तरफ उसे बचाने के लिए भागती है, जहाँ पर सच में मॉन्स्टर ने यूगेन पर अटैक किया हुआ था, वो उसे मार नहीं जा रहा था। लेकिन तभी वेडनेसडे पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। जहाँ पर थ्रोवेल भी वेडनेसडे का पीछा कर रही होती है और वो भी उसके पास पहुंच जाती है। सो गाइस, यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो आगे की क्या स्टोरी होने वाली है, यूगेन जिंदा बचता है या नहीं, और वो मॉन्स्टर कौन है, वेडनेसडे और क्रैकस्टोन का क्या रिलेशन है और आगे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, ये तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वो मैं तब एक्सप्लेन करूंगी जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नेक्स्ट एपिसोड मांगेंगे। तो फटाक से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और मुझे बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मैं जल्द ही उसे एक्सप्लेन कर दूंगी।